अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में प्रेपरेशन ऑफ अल्केन का थर्ड मेथड स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह आप डिफरेंट क्लासेस से अल्केन्स की क्लास को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसमें हमने फर्स्ट मेथड में देखा था कि अल्कीन्स और अल्काइंस की क्लास से आप अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अल्काइल हैलाइड की क्लास से अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। मज़ीद जो आज हम देखेंगे एक न्यू क्लास से अल्केन्स की प्रेपरेशन, ये मेथड है जी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप देखें तो किसी भी रिएक्शन के अंदर हेडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि किसी रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, फिर उस पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा ताकि आप अपनी रेलिवेंट प्रोडक्ट हासिल कर सकें। तो डी कार्बोक्सिलेशन की अगर हम बात करें तो डी रिमूवल को कहते हैं, किसी चीज़ के खारिज होने को। और डी कार्बोक्सिलेशन बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कंपाउंड, दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन। यानी किसी भी कंपाउंड में से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल जो CO2 की फॉर्म में भी हो सकता है या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस रिमूवल को हम डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। सेकेंड जो चीज़ है हमारी इस हेडिंग में वो है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर अगर आप गौर करें तो मोनो कहते हैं वन को, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपने प्रीवियसली चैप्टर 7 में फंक्शनल ग्रुप के टेबल में स्टडी किया था कि ये भी एक स्पेशल क्लास होती है, और इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। तो तमाम वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। लेकिन अगर ये ग्रुप एक हो तो आपके पास वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाएंगे। अब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे सिंपल एग्जांपल है एक कार्बन वाला एसिड लाइक ACOOH, जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, जो एंट्स में पाया जाता है, और आईयूपैक सिस्टम के हवाले से इसे मेथानोइक एसिड कहते हैं। सेकेंडली हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें आप एक कार्बन की बजाय दो कार्बन वाले एसिड को देखें तो आप इसमें भी एक ही COH का ग्रुप मौजूद है, और इसे एसिटिक एसिड कहते हैं, जो विनीगर आप घरों में यूज़ करते हैं। और सेकेंडली इसका जो आयोपैक नेम है वो है एथानोइक एसिड। यानी ये आपके पास एसिड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल में लाकर डी कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस से गुजार कर अल्केन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो एसिड है ये एज इट इज़ यूज़ नहीं होता, पहले ये साल्ट में कन्वर्ट होता है, यानी साल्ट ऑफ एन एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के अंदर अल्केन्स बनाने के लिए। तो ये एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड है और ये दो कार्बन वाला एसिटिक एसिड है। आपने एक बेसिक रिएक्शन पढ़ा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन का अमल, जिसमें कोई एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो वो साल्ट एंड वाटर बनाता है। तो बिल्कुल उसी प्रोसेस के तहत हम इन रिस्पेक्टिव एसिड से इनके साल्ट्स गेन करेंगे। तो एक कार्बन वाला एसिड हो या दो कार्बन वाला एसिड हो, आप जब भी ये एसिड्स बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनके अंदर मौजूद कार्बोक्सिल ग्रुप में हाइड्रोजन का जो एटम है दोनों के अंदर, वो रिप्लेस हो जाएगा सोडियम के ग्रुप के साथ। तो जो नेक्स्ट में आपके पास दोनों सूरतों में जो साल्ट्स आ रहे हैं जहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई और सोडियम अटैच हो गया, तो ये AC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव साल्ट आपके पास बन गया है सोडियम फॉर्मेट। और जो दो कार्बन वाला आपके पास एसिड था उसमें भी हाइड्रोजन की जगह सोडियम का ग्रुप लग गया, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव यानी सोडियम एसीटेट कहलाएगा। तो ये साल्ट ऑफ एन एसिड हैं जो डी कार्बोक्सिलेशन के अमल में इस्तेमाल होते हैं। हम डी कार्बोक्सिलेशन याद रहे कि ये जो चार्जेस हैं ऊपर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, ये आपने मस्ट मेंशन करने हैं। डी कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के को फॉलो करने के लिए दो स्ट्रेटजीज हैं, एक बाय यूजिंग सोडा लाइम और सेकंड जो है वो है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे मजीद हम इनके प्रोसेसेस देखेंगे। पहला है बाय यूजिंग सोडा लाइम। तो कोई भी प्रोसेस हो, चाहे सोडा लाइम हो चाहे कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस हो, दोनों में साल्ट ऑफ एन एसिड का इस्तेमाल होना है। तो इसका अगर आप मेथड देखें, व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर हीटेड विद सोडा लाइम दे एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अल्केन्स। यानी जब भी किसी एसिड के साल्ट को हीट किया जाता है सोडा लाइम के साथ, तो वो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज करता है और साथ ही अल्केन्स प्रोड्यूस करता है। अब ये सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम आपके MCQs में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सोडा लाइम एंड हाउ इट इज़ यूज टू प्रिपेयर अल्केन्स। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO with caustic soda solution NaOH एंड ड्राइंग द प्रोडक्ट। बेसिकली सोडा लाइम दो चीज़ों का एक मिक्सचर होता है जिसमें लाइम मौजूद होता है और कास्टिक सोडा का सोल्यूशन, उसे हम सोडा लाइम कहते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम डी कार्बोक्सिलेशन के अमल से गुजरते हुए
कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हुए अल्केन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी मेथड को आप जनरल रिएक्शन में देखें तो ये आपके पास जनरल रिएक्शन है, और आपने प्रीवियसली देखा कि जनरल रिएक्शन में हम आर का ग्रुप लगाते हैं जो कि एक अल्काइल ग्रुप है जो एक कार्बन से लेकर मजीद 2, 3 एंड अप टू 100 कार्बन पर मुश्तमिल हो सकता है। अब ये आपके पास साल्ट ऑफ एन एसिड है, अगेन जिस पर हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो सोडियम है तो आपके पास सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड कहलाएगा, और अगर पोटाशियम हो तो पोटाशियम साल्ट ऑफ एन एसिड कहलाता। तो दोनों आपके पास यूज़ किए जा सकते हैं। तो लाइक आपके पास जब भी, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, सोडा लाइम जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर है, और सिस्टम को करेंगे हीट। अब हीटिंग पे क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। अब बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, ऑलवेज इन द केस ऑफ साल्ट ऑफ एन एसिड, ये है आपका कार्बोनिल का कार्बन, और ये उसके साथ अटैच है बॉन्ड के थ्रू अल्काइल का ग्रुप। अल्काइल के ग्रुप और कार्बोनिल के कार्बन के दरमियान का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, जो आप ये रेड लाइन से देख भी रहे हैं कि हमने सिलेक्ट किया हुआ है कुछ पोर्शन को। वो बेसिकली आपको आपकी ईज के लिए है कि कार्बोनिल की कार्बन और अल्काइल के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये सारा ग्रुप आपके पास बेस के ऑक्सीजन और सोडियम के ग्रुप को अपने साथ अटैच कर लेगा। अब अगर आप इसको देखें ओवरऑल तो इसमें 2 सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं, जो बाद में जाकर प्रोडक्ट में Na2CO3 की फॉर्म जो है इख्तियार कर लेते हैं। पीछे रह गया आपका अल्काइल ग्रुप जिसके बॉन्ड्स मुकम्मल नहीं है, तो इसकी कमी कौन पूरा करेगा, वो ये हाइड्रोजन आता है और इसका बॉन्ड मुकम्मल कर देता है। और जो हमारे पास नतीजे में प्रोडक्ट आती है वो है अल्केन, तो इस तरह और इसका बॉन्ड मुकम्मल कर देता है। और जो हमारे पास नतीजे में प्रोडक्ट आती है वो है अल्केन। तो इस तरह आप जितनी मर्जी कार्बन वाली अल्केन यहाँ पर कार्बन चेन में अटैच करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मजीद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसके थ्रू जो है आपका जो ये कॉन्सेप्ट है और बेहतर हो जाएगा। तो ये इस वक्त आपको 3 तरह के रिएक्शन नज़र आ रहे हैं। इसमें अगर आप सब में देखें तो आपके पास साल्ट ऑफ एन एसिड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे 3 कार्बन है तो सोडियम प्रोपानोएट, यहाँ पर 2 हैं तो सोडियम एथानोएट, और अगर 1 है तो सोडियम फॉर्मेट। तीनों में बाय द रूल सोडा लाइम NaOH विद कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर ऐड किया गया है और हीट कर रहे हैं सिस्टम को। तो तीनों में एक ही सिचुएशन आप देख रहे हैं कि जो कार्बोनिल का कार्बन है और उसके साथ अटैच अल्काइल ग्रुप है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस सूरत में भी, सेकंड केस में भी ऐसा ही है कि कार्बोनिल की कार्बन और अल्काइल के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक हो गया, और इसी तरह एक कार्बन वाले केस में भी यही हुआ है कि आपके पास कार्बोनिल की कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो तीनों सूरतों में इन ग्रुप्स ने बेस के ऑक्सीजन और सोडियम के एटम को अपने साथ अटैच किया है और रिस्पेक्टिव सोडियम कार्बोनेट क्रिएट किया है। अब पीछे जो आपके पास फर्स्ट केस में अल्काइल ग्रुप बचा है वो 2 कार्बन की चेन है जिसमें सेकंड कार्बन के बॉन्ड्स पूरे नहीं हैं, तो इसकी कमी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये रिस्पेक्टिव 2 कार्बन वाली अल्केन इथेन बन जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं एक कार्बन है तो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होकर एक कार्बन वाली अल्केन मीथेन बनाती है। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है तो नेक्स्ट हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होकर हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट करता है। तो इस तरह से हमारे पास सोडा लाइम के प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम रिस्पेक्टिव अल्केन्स बना सकते हैं। अगर आपके पास 6 कार्बन वाली आपको अल्केन चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप 7 कार्बन वाली चेन लेंगे, क्योंकि आपने देखा कि हर रिएक्शन के अंदर एक कार्बन सोडियम कार्बोनेट में चली जाती है और बाकी जो रह जाती हैं उतनी ही चेन वाली आपके पास अल्केन प्रोड्यूस होती है। तो आपको 6 चाहिए वाली चेन वाला अल्केन चाहिए तो आप 7 यूज़ करेंगे, और अगर आपको 5 वाला चाहिए तो आप 6 यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास ये वे होता है। अब मज़ीद इनसे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप आगे भी मज़ीद लेक्चर्स के अंदर जैसे जैसे आप रिएक्शंस अंडरस्टैंड करेंगे तो आप क्वेश्चंस भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे सवाल बन सकता है। तो दिस इज़ फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है जी कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। हरमन कोब बेसिकली एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को यूज़ करते हुए अल्केन्स की प्रोडक्शन की। इलेक्ट्रोलिसिस का अमल आपने फर्स्ट ईयर के अंदर इन डिटेल पढ़ा हुआ है कि इस मेथड के अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड डिप होते हैं एक सोल्यूशन के अंदर जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहा जाता था। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बेसिकली साल्ट का फ्यूज मिक्सचर भी हो सकता है जिसमें पानी मौजूद ना हो, विदाउट वाटर, और विद वाटर भी होता है। कोब्स ने जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की उसने विद वाटर किया है। सो हम वही प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे आगे मजीद रिएक्शंस के अंदर। तो लाइक व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम
पोटाशियम साल्ट ऑफ ए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज एंड अल्केन इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर भी साल्ट ऑफ एन एसिड ही इस्तेमाल हो रहा है, वो सोडियम का भी हो सकता है, वो पोटाशियम का भी हो सकता है। जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस के अमल से गुजरेगा तो अल्केन प्रोड्यूस होगी। जनरल रिएक्शन आप देख सकते हैं जिसमें साल्ट ऑफ एन एसिड का इस्तेमाल किया गया है और 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इस प्रोसीजर के अंदर। ये साल्ट ऑफ एन एसिड है, जनरल है तो हमने आर ग्रुप लगाया है और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के इसमें ऐड किए गए हैं और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हुआ तो 4 प्रोडक्ट्स निकल रही हैं। एक अल्केन बन रही है, 2 मॉलिक्यूल्स NaOH के निकल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज हो रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के लाइब्रेट हो रहे हैं यहाँ से। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को देखें बाय दिस रेक्टेंट की किस तरह से ये 4 प्रोडक्ट्स निकले हैं, तो आप यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पास कार्बोनिल कार्बन और अल्काइल के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये 2 आर के ग्रुप्स आपस में कनेक्ट होकर अल्केन की चेन बना रहे हैं। पीछे आपके पास ये जो मेंबर है, क्योंकि पानी में आपके पास ये साल्ट ऑफ एन एसिड चला गया तो ये नेगेटिव एंड इसका सेपरेट हो जाता है। तो ये ग्रुप अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता है और 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जो है कोलैबोरेट करके कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे हैं। पीछे सोडियम का जो पॉजिटिव ग्रुप है वो रह जाता है और पानी के पास आपको पता है 2 एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरा नेगेटिव हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो सोडियम चूंकि पॉजिटिव है तो ये हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगी और 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स ये क्रिएट करती है। पीछे सिस्टम में हाइड्रोजन आइंस बच जाते हैं, 2 हाइड्रोजन आइंस मिलकर एक हाइड्रोजन गैस की सूरत में निकलते हैं और चूंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स लाइब्रेट होंगे। तो ये एक प्रॉपर जनरल मैकेनिज्म है कोब्स के इलेक्ट्रोलिसिस का। इसके मैकेनिज्म की डिटेल की तरफ चलें तो क्या होता है कि व्हेन पोटाशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज, कि आप एसिटिक एसिड का पोटाशियम साल्ट इलेक्ट्रोलिसिस के अमल से गुजारते हैं तो ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान होता क्या है, दो आपके पास एंड्स हैं, एसिटेट आयन जो नेगेटिव एंड है और पोटाशियम जो पॉजिटिव एंड है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो एसिटेट आयन है ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द एनोड। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिलसिला यहाँ पर जो है रोनुमा होता है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करेगा और इसके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, एसिटेट फ्री रेडिकल्स क्रिएट होंगे। रेडिकल आप देख सकते हैं ये कार्बन पर डॉट की सूरत में शो किया गया है। ये जो रेडिकल्स होते हैं ये इंतहाई अनस्टेबल होते हैं, ये अपने आप को फौरन से एक नई फॉर्म में तब्दील करने की कोशिश करते हैं ताकि ये स्टेबल हो सकें। तो ये जो मिथाइल जो आपके पास आप देख सकते हैं ग्रुप, ये एसिटेट फ्री रेडिकल फर्दर मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है लाइब्रेट करता है। तो इस तरह के अब मिथाइल फ्री रेडिकल जो है ये भी अब अनस्टेबल है, ये भी स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो ये अपने साथ मौजूद और भी मिथाइल रेडिकल्स के साथ कंबाइन करके रिस्पेक्टिव चेन बनाएगा अल्केन की सूरत में, क्योंकि ये 2 मिथाइल के रेडिकल्स हैं तो वो इथेन बनाएंगे। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना होता है और अल्केन प्रोड्यूस होती है। अब हम इसे बाय प्रोसेस देखेंगे कि हमारे पास पोटाशियम जो एसीटेट है ये पोटाशियम आपके पास यहाँ पर के पॉजिटिव की वजह से हम इसे पोटाशियम आपके पास यहाँ पर के पॉजिटिव की वजह से हम इसे कह रहे हैं और ये ग्रुप एसीटेट है। आपने पीछे देखा 2 मॉलिक्यूल्स हम इसके इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी की मौजूदगी में जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो नेगेटिव पोर्शन आपके पास अलग हो जाएगा और पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट हमारे पास यहाँ पर एसीटेट आयन है और पॉजिटिव पोटाशियम आयन है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ये सेपरेट हो जाएंगे। अब ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव आपके पास जो ग्रुप्स हैं ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जाकर अपना अपना जो है बिहेवियर शो करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इस वक्त राइट साइड पर एक डायग्राम है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स टिप हैं। एक तरफ एनोड है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रोड इसके साथ अटैच होगा वो पॉजिटिव सेंटर बन जाएगा और तमाम नेगेटिव कंटेंट्स इसके गिर्द सोल्यूशन में इसके गिर्द जमा हो जाएंगे। एनोड पर जो अमल होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यही इलेक्ट्रॉन जो ये लॉस करता है वो कौन लेता है, कौन गेन करता है, कैथोड, जिस पर रिडक्शन का अमल होता है जिसे हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है इसीलिए इसके साथ जो आपके पास इलेक्ट्रोड अटैच है वो नेगेटिव है और तमाम पॉजिटिव सेंटर सिस्टम में से इसके पास आ जाएंगे। अब एसिटेट आयन आपने ऊपर देखा तो एसिटेट आयन नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वहां जाकर ये ऑक्सीडेशन का अमल करेगा यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में से, इस ग्रुप में से होंगे। दूसरा जो हमारे पास है वो है पोटाशियम आयन, पॉजिटिव सेंटर है तो ये कैथोड की तरफ जाएगा और रिडक्शन का प्रोसेस जो है ये करेगा।
एनोड की अगर आप प्रोसेस को देखें तो एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आपके पास कौन सा ग्रुप गया था, हमने अभी देखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो नेगेटिव एसिटेट आयन है वो माइग्रेट कर गया था टुवर्ड्स एनोड। इस वक्त आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप एक मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड करें तो इसके ऊपर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक मॉलिक्यूल इन दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एनोड पर आपके पास प्रोसीड कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन के मरहले के मुताबिक ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दोनों मिलाकर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हम इस सिस्टम से दिखाएंगे जो प्रोडक्ट में आपको नजर आ रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद ये नेगेटिव चार्ज नहीं रहता, इट इज नाउ बिकम कन्वर्टेड इनटू अ रेडिकल फॉर्म। तो इसीलिए ऑक्सीजन पर डॉट आ गया है जो रेडिकल की इंडिकेशन है। तो एक मॉलिक्यूल पर रेडिकल तो दूसरे मॉलिक्यूल पर भी रेडिकल, साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए। तो ये आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस फॉलो हुआ है। अब नेक्स्ट में ये जो रेडिकल क्रिएट हुआ है आपके पास एसिटेट फ्री रेडिकल, ये सुकून से नहीं बैठेगा, ये फौरन से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बोनिल की कार्बन है और अल्काइल की जो कार्बन है इसके दरमियान का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। अब बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स के कोलैबोरेशन से बनता है। जब बॉन्ड टूटता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाता है और ये फर्दर आगे जाकर रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल फ्री रेडिकल जो पीछे आप देख रहे थे। तो दो हैं तो दो रेडिकल्स क्रिएट होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाता है, कार्बोनिल के कार्बन पर, ये फौरन से ऑक्सीजन के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है और यहाँ पर बॉन्ड डेवलप करके कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स से हम काम कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लाइब्रेट होंगे। ये वही आपके पास लाइब्रेशन है जो आपने डायग्राम के अंदर एनोड के टर्मिनल से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होते हुए देखा। अब जो मिथाइल फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ, इट इज वेरी अनस्टेबल। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो है बॉन्ड डेवलप कर लेगा। तो ये दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल्स आप इन्हें ओपन कर लें तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह से 2 कार्बन वाली इथेन जो हमारे पास अल्केन है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो आपने जनरल रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट्स देखे थे जिसमें से 2 प्रोडक्ट्स आपके पास एनोड पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास अब जो सेकेंड रिएक्शन है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास अब जो सेकेंड रिएक्शन है वो कैथोड पर होगा। कैथोड पर रिडक्शन का अमल होता है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो जो इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने रिलीज किए थे वो आपके कैथोड के टर्मिनल पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक कंपटीशन डेवलप हो जाता है क्योंकि पानी हमारे सिस्टम में मौजूद है और वाटर का भी अच्छा पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बनिस्बत इस पोटाशियम के। तो वाटर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन करेगा और गेन करने की सूरत में 2 आपके पास हाइड्रोक्सल आइंस बनाएगा क्योंकि पानी के पास एक पॉजिटिव हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सल आइन मौजूद होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन आइन कैप्चर करके एक न्यूट्रल हाइड्रोजन और क्रिएट करेगी और पीछे एक हाइड्रोक्सल आइन बच जाएगा। इस तरह से 2 हाइड्रोक्सल आइन यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं और पीछे जो हाइड्रोजन आइंस यहाँ पर क्रिएट हुए वो हाइड्रोजन आइंस 4 हाइड्रोजन आइंस क्रिएट होंगे। वो 2 हाइड्रोजन आइंस मिलकर हाइड्रोजन एटम बनाएंगे और फिर वो इस तरह से आपस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स गैस की सूरत में आपके कैथोड के टर्मिनल से लाइब्रेट होंगे। अब ये जो आपके पास हाइड्रोक्सल आयन आया है नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर जो पोटाशियम आयन आपका डिसइंटीग्रेट हुआ था वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या बनाएगा, बेस यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इस सारे ओवरऑल प्रोसेस को जनरल रिएक्शन की सूरत में देखें तो आपने देखा था कि आपने पोटाशियम एसीटेट लिए, उसके 2 मॉलिक्यूल्स आपने इस्तेमाल किए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स में ऐड किए और इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना हुआ। तो बॉन्ड इस जगह से ब्रेक हुआ कार्बोनिल की कार्बन और आपके अल्काइल ग्रुप के दरमियान, तो 2 कार्बन वाली आपके पास अल्केन बनी। जब ये ग्रुप अलग हुआ तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हुए। इसी तरह आपके पास एक पोटाशियम हाइड्रोक्सल आयन को लेकर 2 मॉलिक्यूल्स KOH के बना रहा है और पीछे रह गए आपके पास हाइड्रोजन जो आपस में मिलकर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्रिएट करें 2 जो आपके पास कैथोड के टर्मिनल से लाइब्रेट हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एनोड के टर्मिनल से लाइब्रेट हो रही है। तो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर अल्केन बाय कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। दिस मेथड इज ओनली सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स, दैट इज दोज ऑफ द टाइप RR। सिमेट्रिकल अल्केन्स कहते हैं इन वन सेंस इवन कार्बन्स वाली चेन को, यानी 2, 4, 6, 8। तो इससे एक बहुत बड़ा पॉइंट हमें मिलता है कि मीथेन जो कि सिमेट्रिकल नहीं होती, अनसिमेट्रिकल होती है, वो इस मेथड से प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है कि दिस रिएक्शन हैज लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशंस एज इट फॉर्म्स ए नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स।
इसकी एक लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशंस है क्योंकि ये बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स भी बनाती है, तो जिसकी वजह से इसके इस प्रोसेस में कुछ लिमिटेशंस मौजूद हैं। तो ये लिमिटेशन से आप अलग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और मैथडोलॉजी प्रॉपर अडॉप्ट करेंगे। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो आप ये रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास कोप्स का इलेक्ट्रोलिटिक मेथड था। और तीसरा मेथड था डी कार्बोक्सिलेशन, जिसके तहत हमने प्रोडक्शन की अल्केन्स की बाय द क्लास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो इस तरह से हम जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपने कोई 5-6 टाइम्स इन मेथड्स को लिखना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। बार बार आप देखेंगे तो आपको कभी एटम, कभी चार्जेस और डिफरेंट चीज़ों में जो है मिस्टेक्स नज़र आएंगी, तो वो आपने एलिमिनेट करनी है। और ये इसका एक ही हल है कि आप बार बार लिखें और अपने उस रिटर्न फॉर्म को चेक करें विद दी टेक्स्ट कि आपके पास ये आपके ने क्या लिखा है और आपके टेक्स्ट में क्या मौजूद है। तो ये जितनी आप कोशिश ज़्यादा करेंगे उतना ही आप के काम में निखार आएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक।